हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई सेल्फ मोनिका। और आज की क्लास के अंदर हम पृष्ठ तनाव पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपके जो प्रीवियस वीडियो थे इस चैप्टर के फर्स्ट क्लास के अंदर ही मैंने बताया था कि आप क्या पढ़ेंगे, प्रत्यास्थता पढ़ेंगे, पृष्ठ तनाव पढ़ेंगे एंड शांता पढ़ेंगे। तो आज हम पृष्ठ तनाव पढ़ेंगे। पृष्ठ तनाव वैसे क्या होता है, तो आप देख सकते हैं कि कोई भी आपका द्रव होता है, उसके जो द्रव होता है वो एक क्या होता है, बूंदों के रूप में होता है। ठीक है, तो वो जो बूंद होती हैं वो क्या होती है, पूर्ण गोलाकार होती है। और पूर्ण गोलाकार भी इसलिए होती है क्योंकि वो क्या करते हैं, बूंदें अपने पृष्ठ क्षेत्रफल को क्या करती है, कम घेरने की कोशिश करती है। जितना वो जो क्षेत्रफल है वो कम घेरेगी, तो उस पर क्या होता है, एक तनाव लगता है। और उस तनाव को आप क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो वैसे ही हम इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होगी इसकी। द्रव की स्वतंत्र सतह सदैव एक क्या करती है, तनाव की अवस्था में होती है। आप कोई सा भी द्रव लेंगे तो वो क्या होगा, एक स्वतंत्र सतह लेंगे आप उसकी, तो वो एक हमेशा एक तनाव की अवस्था में ही रहता है, यानी गोलाकार अवस्था, या आप कैसी भी अवस्था कह सकते हो उसकी। तो वो एक क्या करता है, अपने क्षेत्रफल को कम करने की कोशिश में रहता है। तो वो जो उसकी स्थिति होती है द्रव की सतह में, यह खिंचाव जो होता है आपका तनाव, वो क्या कहलाता है, उस द्रव का पृष्ठ तनाव कहलाता है। ओके, तो अब इस पृष्ठ तनाव को क्या करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं, यानी इसके लिए फॉर्मूला निकालते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक आप क्या ले लेते हैं, द्रव ले लेते हैं, जिसे आप या तो एक गोलीय शेप में बता सकते हैं या फिर आप एक क्या कर सकते हैं, ऐसे शेप में बता सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम द्रव की एक स्वतंत्र पृष्ठ ले लेते हैं और उस पृष्ठ पर क्या कर लेते हैं, एक एल लंबाई की एक काल्पनिक रेखा ए बी मान लेते हैं। अब ये वाला अगर द्रव लेते हैं तो आप इस पर एक ए बी काल्पनिक द्रव रेखा मान सकते हैं। अगर आप ये द्रव लेते हैं तो इस पर एक काल्पनिक रेखा ए बी मान लेते हैं। काल्पनिक इसलिए क्योंकि आप इसको इमेजिन करते हो, क्योंकि आप देख सकते हो द्रव के अंदर आप कोई भी रेखा या कुछ भी उसकी डिस्टेंस नाप नहीं सकते हैं, इसलिए आप क्या कर लेते हैं, काल्पनिक रेखा ले लेते हैं। ठीक है, अब ये काल्पनिक रेखा आपकी ए बी है। तो द्रव के पृष्ठ तनाव के कारण रेखा के दोनों ओर क्या हो रहा है, अणुओं की प्रवृत्ति एक दूसरे को आकर्षित करने की होती है। यानी ये और ये एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करने की कोशिश करता है, जिससे इसका जो क्षेत्रफल है वो कम हो जाए। तो दोनों की प्रवृत्ति क्या होती है, एक दूसरे को आकर्षित करने की होती है। इस आकर्षण बल की जो दिशा होती है वो पृष्ठ तल में रेखा के लंबवत होती है। ठीक है, यानी जो इसकी दिशाएं हैं ये क्या है, इसके देखो लंबवत है, तो इसकी क्या होगी, लंबवत होती है, इस रेखा के लंबवत होती है। अतः साम्य अवस्था में पृष्ठ तनाव या सॉरी साम्य अवस्था में पृष्ठ तल पर काल्पनिक रेखा के किसी एक ओर लगने वाला जो बल होगा वो क्या हो जाएगा आपका, मान लेते हैं उसको आप F मान लेते हैं। तो F इक्वल्स टू क्या होगा, इस दूरी के A से B तक की डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं F इक्वल्स टू क्या हो जाता है, F प्रोपोर्शनल टू L हो जाता है। देन F प्रोपोर्शनल टू L हो गया आपका। आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, जिसे आप यहाँ पे क्या ले लेते हैं, टी। तो अब इस कांस्टेंट को ही हम क्या कहते हैं, द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। ठीक है, अब आपका अगर एल क्या हो जाए, 1 हो जाए, यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पास पास में हो जाएंगे। देन जो इन पर लगने वाला बल होगा वो ही आपका क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। ठीक है, तो अब इसके लिए आप एक और डेफिनेशन देख सकते हैं कि साम्य अवस्था में क्या होगा, किसी द्रव के पृष्ठ तल पर खींची गई काल्पनिक रेखा के किसी एक और प्रति इकाई लंबाई पर कार्य करने वाला बल पृष्ठ तनाव कहलाता है, जिसकी दिशा क्या होती है, पृष्ठ तल पर रेखा के लंबवत होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर हम ये तो आपने देख लिया कि इसकी क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव उसके इकाई क्षेत्रफल पर एक इकाई लंबाई पर लगने वाला जो बल होगा वो क्या कहलाता है, आपका पृष्ठ तनाव कहलाता है। इसके बाद देखते हैं हम, आपके पास इसका क्या हो जाता है, मात्रक क्या होगा। तो आप मात्रक देख सकते हैं, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या हो जाता है,
डाइन प्रति सेंटीमीटर होता है, और एसआई पद्धति में क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है। क्योंकि इंडिया के अंदर आपकी कौन सी पद्धति यूज होती है, एसआई पद्धति यूज होती है, तो आपको ज्यादातर इसका मात्रक कौन सा याद रखना पड़ेगा, न्यूटन प्रति मीटर याद करना है। ठीक है, और वैसे तो सीजीएस भी होती है, बट सीजीएस इतना यूजेबल नहीं होता है, ऐसा ही ज्यादा यूज की जाती है। और इसका विमेय सूत्र देखेंगे तो इसी फॉर्मूले से आप विमेय सूत्र निकालेंगे तो वो क्या आता है आपका Mt-2 होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पृष्ठीय ऊर्जा क्या होती है। तो जब आपका जो द्रव होता है वो क्या है, एक स्वतंत्र अवस्था में है। तो स्वतंत्र अवस्था में है तो पृष्ठ तनाव के कारण कम से कम क्षेत्रफल क्या करता है, प्राप्त करने का प्रयास करता है। जैसे कि अभी मैंने अभी जस्ट बताया आपको, कोई भी द्रव जो होता है वो क्या करता है, अपने क्षेत्रफल को कम करने की कोशिश करता है। अगर वो कोशिश करता है, अतः यदि द्रव की सतह का क्षेत्रफल किया जाए, आपका बढ़ाया जाए। अब आप उसके विरुद्ध काम कर रहे हो, द्रव तो क्या कर रहा है, अपने क्षेत्रफल को कम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप उसके क्षेत्रफल को क्या कर रहे हैं, बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो पृष्ठ तनाव के विपरीत कुछ कार्य करना पड़ेगा आपको, और उसके विपरीत कार्य करना पड़ेगा। यह कार्य द्रव के अंदर के अणुओं को क्या करता है, ऊपर पृष्ठ तक लाने में अंतर आणविक बलों के विरुद्ध कार्य करेगा। ठीक है, जो भी आप उसके पृष्ठ तनाव को बढ़ाने के लिए कार्य करते हो, वो कार्य क्या होगा, उसके जो द्रव के अंदर जो अणु है उनको ऊपर पृष्ठ तक लाने में अंतर आणविक बलों के विरुद्ध कार्य किया जाता है। तो ये जो कार्य कर रहे हैं आप, यह कार्य पृष्ठीय ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यह कार्य पृष्ठीय सतह में उत्पन्न हुए नए पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी आप जो भी कार्य करेंगे तो उससे एक नई पृष्ठ बनेगी, और उस नई पृष्ठ के जो क्षेत्रफल की स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। अतः आप इसकी डेफिनेशन क्या कह सकते हैं कि पृष्ठीय सतह के इकाई क्षेत्रफल में संचित इस अतिरिक्त स्थितिज ऊर्जा को पृष्ठीय ऊर्जा, यानी आपने जो नई पृष्ठीय ऊर्जा बनाई है उस पृष्ठीय ऊर्जा के क्षेत्रफल की स्थितिज ऊर्जा को ही आप क्या कहते हैं, पृष्ठीय ऊर्जा कहते हैं। अब इसको देखने के लिए आप क्या कह सकते हैं, आप साबुन के झाग बनाते हैं। क्योंकि आप नॉर्मली किसी भी द्रव को देखेंगे उसमें तो पृष्ठ तनाव कम हो रहा है, तो आप उसको तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जब आप पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ाने की बात आती है तो आप क्या करते हैं, साबुन का झाग लेते हैं। तो साबुन के झाग को क्या करते हैं, आप अपने हाथों के बीच में भी देखते हैं, हाथों के बीच में लेते हैं, और जैसे ही आप हाथों को डिस्टेंस करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, झाग की 2 परतें बन जाती है। तो जो उसके अंदर जो आपका स्थितिज ऊर्जा संचित होगी वो स्थितिज ऊर्जा क्या कहलाती है, आपकी पृष्ठीय ऊर्जा कहलाती है। उसके लिए आप देख सकते हैं कि एक तार के आप एक फ्रेम लेंगे, आयताकार फ्रेम ले लेते हैं। तो अब आयताकार फ्रेम कौन सी, आपकी PQRS एक फ्रेम ले ली है आपने। इस PQRS फ्रेम में SR तो एक कांस्टेंट है आपकी, और PQ जो है वो ऊपर नीचे होती है। तो आप PQ फ्रेम को लेंगे। अब इस फ्रेम को आप क्या करते हैं, झाग के अंदर डुबोते हैं। इस फ्रेम में जो आपकी SR और PQ की डिस्टेंस है वो L हो जाएगी, और दोनों इक्वल है। जब आप इसको क्या करते हैं, साबुन के झाग में डुबोते हैं तो इस पर एक फिल्म बनती है। फिल्म क्या कह सकते हैं आप, एक परत जो है वो बनती है। फिल्म इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी 2 साइड होंगी। ठीक है, एक तो सामने की तरफ है और एक पीछे की तरफ होगी। ठीक है, अब उसके बाद आप इस पे एक फिल्म बना ली जाती है। तो पृष्ठ तनाव के कारण साबुन के घोल की फिल्म तार PQ को अंदर की ओर कार्य करने वाला जो बल है, यानी PQ के अंदर की तरफ एक बल क्या करता है, कार्य करता है। तो वो बल कितना हो जाएगा, T2L हो जाएगा। यहाँ पे आपने देखा था कि जो बल था वो कितना था, 2L था, लेकिन यहाँ आपका बल क्या था, F=TL था। बट यहाँ पर L क्या है, 2 लिखा है आपने, 2L लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर जो फिल्म है वो फिल्म की पृष्ठ क्या होगी, 2 होंगी, एक सामने की तरफ होगी और एक पीछे की तरफ होगी, इसलिए आप यहाँ पर 2L ले लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपकी फिल्म पर बल लगाने पर। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, अतः तार को जो आपका PQ है, तार PQ को अपनी प्रारंभिक स्थिति में बनाए रखने के लिए उस पर एक बल
नीचे की ओर लगाया जाता है, और नीचे की ओर लगाते हैं जिससे फिल्म का तनाव क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। यदि तार PQ को नीचे एक क्या करे किया जाए, आपको बल नीचे की ओर लगाना होगा जिससे फिल्म का तनाव क्या हो जाता है, संतुलित हो सके। यदि तार PQ को नीचे की ओर x दूरी, यानी ये रिपीट हो गई है लाइन, यहाँ से आप देख सकते हैं, तो आप इसको हटा दें, ये रिपीट लाइन है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि यदि तार PQ को नीचे की ओर क्या किया जाए, x दूरी तक खिसकाया जाए, जैसे कि मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर खिसकाया हुआ है। इस PQ को क्या किया आपने, यहाँ P' Q' तक अगर आप इसको खिसकाते हैं x डिस्टेंस पे, तो क्या होता है आपके पास, खिसकाने पर और वापस छोड़ दिया जाए तो भी तार उस लगाए गए भार के साथ संतुलित अवस्था में रहता है। इससे स्पष्ट होता है कि फिल्म का जो तार है PQ पर आकर्षित, पहले से आकर्षण जो है वो पहले के बराबर ही है। अतः तार PQ को x दूरी तक खींचने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, अभी जो आपने बल लगाया वो और जितना खिसका है वो उतनी डिस्टेंस, F इंटू एक्स हो जाएगा। F अभी आपने निकाला है 2TL हो जाएगा और x आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके अभी किया गया कार्य 2TLX हो जाएगा। अब यह किया गया कार्य फिल्म के बढ़े हुए क्षेत्रफल की पृष्ठीय ऊर्जा के रूप में संचित होता है। यहाँ फिल्म PQRS की दोनों पृष्ठों के बीच का जो द्रव है वो बढ़ते हुए भाग PQ में आ जाता है। यानी आपने जो पृष्ठ का PQ भाग को नीचे खिसकाया था, तो उससे जो आपका पृष्ठ का भाग है वो नीचे भी आया होगा थोड़ा सा, तो वो किधर आ जाता है, PQ में आ जाता है। जब फिल्म को नीचे खींचा जाता है तो द्रव के अंदर के अणु नई फिल्म बनाने के लिए ऊपर आते हैं, और नई फिल्म बनाने के लिए ऊपर आते हैं तो उस फिल्म की जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा उसमें वृद्धि कितनी हो जाएगी, 2LX वृद्धि हो जाती है। और इकाई क्षेत्रफल वृद्धि के लिए आप जो इतना कार्य करते हैं वो क्या हो जाएगा, किया गया कार्य बटे क्षेत्रफल। तो ये जो है आपका वो किसके इक्वल हो जाएगा, इनकी वैल्यूज रख देते हैं, W इक्वल्स टू 2TLX और डिवाइडेड बाय A की वैल्यू हो जाएगी 2LX से 2LX कैंसिल हो जाता है, देन W इक्वल्स टू आ जाता है आपका, कितना आ जाएगा, T आ जाता है। अब आप देख सकते हैं कि इकाई क्षेत्रफल लिया है आपने, तो A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 मीटर, तो W इक्वल्स टू कितना हो जाता है, T, यानी उस पे किया गया कार्य उसके पृष्ठ तनाव या पृष्ठ ऊर्जा के इक्वल होता है। अतः आप देख सकते हैं कि किसी द्रव के पृष्ठीय क्षेत्रफल में इकाई वृद्धि करने के लिए आवश्यक कार्य उस द्रव के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है, जबकि आपका परिवर्तन क्या होगा, समतापीय होता है, तब ये कार्य होगा आपका। ठीक है, अगर आपका जो वैसे वास्तविक में क्या होता है, उसका जो ताप है वो समतापी ताप नहीं होता है। समतापी मतलब प्रत्येक समय पर ताप क्या होगा आपका, समान होगा, लेकिन रियलिटी के अंदर वो होता नहीं है। रियलिटी में वो नहीं होता है, तो आप देख सकते हैं कि क्या हो जाएगा, जब फिल्म को आप खींचा जाता है तो दोनों पृष्ठों के बीच क्या हो जाता है, एक द्रव अणु जो है वो नई फिल्म बनाते हैं। ठीक है, और नई फिल्म बनाते हैं, जैसे कि आपके यहाँ पर उन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, एक नई फिल्म बनती है, और नई फिल्म बनेगी तो क्या हो जाएगा, जिससे उनके बीच की स्थितिज ऊर्जा भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, यह ऊर्जा जो होगी आपकी स्थितिज ऊर्जा, वो ऊर्जा अणुओं की गतिज ऊर्जा में क्या होती है, प्राप्त होती है। ठीक है, और अतः अणुओं की गतिज ऊर्जा में कमी के कारण आपकी जो उसकी जो गतिज ऊर्जा है उसमें कमी होगी, और कमी होने के कारण उसमें क्या हो जाता है, ताप भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि समान टेम्परेचर तो होता ही नहीं है और होगा नहीं, ये तो तब होगा जब उसका टेम्परेचर समान होगा, टेम्परेचर में परिवर्तन समतापी होगा। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे आपका ताप भी समान परिवर्तित होगा, लेकिन वास्तविक में ऐसा होता नहीं है और होगा नहीं, क्योंकि उसमें नई फिल्म बनेगी, और नई फिल्म बनेगी तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाएगी, और बढ़ने के बाद उसकी गतिज ऊर्जा में क्या होगा, ऊर्जा की अणुओं की जो
ऊर्जा है वो क्या होगी, गतिज ऊर्जा में प्राप्त होती है। अतः जो आपकी गतिज ऊर्जा में क्या हो जाएगी, कमी के कारण फिल्म का जो ताप है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और फिल्म का ताप स्थिर बनाए रखने के लिए आप क्या करते हैं, वायुमंडल से ऊष्मा द्वारा क्या लेंगे आप, वायुमंडल से कुछ ऊष्मा फिल्म द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। यानी ये जो फिल्म है वो अपना ताप समान रखने के लिए क्या करेगी, वायुमंडल से क्या करेगी, ऊष्मा को अवशोषित करती है और ऊष्मा ऊष्मा को अवशोषित करेगी। अतः फिल्म के बढ़ते हुए क्षेत्रफल की पृष्ठीय ऊर्जा जो है वो किए गए कार्य और वायुमंडल से जितनी ऊर्जा अवशोषित करती है उसके योग के बराबर होती है। इसके लिए आप ये देख सकते हो कि अगर उसकी पृष्ठीय ऊर्जा क्या ले लेते हैं आप, उसकी पृष्ठीय ऊर्जा हो जाती है अगर E, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल द्वारा वायुमंडल से अवशोषित ऊर्जा जो होगी वो अगर H है तो आपका क्या हो जाएगा, E2Lx इक्वल्स टू W प्लस आपकी उससे अवशोषित जो है ऊष्मा उसके इक्वल हो जाएगा। यानी उसकी पृष्ठीय ऊर्जा किसके इक्वल हो जाती है, उसके किए गए कार्य और जो उसने वायुमंडल से ऊर्जा अवशोषित की है उसके योग के बराबर हो जाती है। तो आपके पास ये आ जाएगा। देन इसको सॉल्व कर लेंगे आप, तो E2Lx W की वैल्यू रख देते हैं, तो W की वैल्यू होती है 2TLx हो जाती है, प्लस यहाँ पे आपके पास H2Lx ऑलरेडी है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 2Lx तो सभी से कट जाएगा, क्या बच जाएगा, E इक्वल्स टू टी प्लस H बच जाता है आपके पास। तो ये जो वैल्यू है आपकी वो क्या हो जाती है, एक वैल्यू हो जाएगी आपकी, जिसके लिए आप कह सकते हैं कि जो उसकी आपकी पृष्ठीय ऊर्जा है वो किसके इक्वल हो जाती है, उसके तनाव प्लस जितनी ऊर्जा वो अवशोषित करती है वायुमंडल से उसके योग के इक्वल हो जाएगी। या फिर आप यहाँ से पृष्ठीय तनाव की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी, E माइनस H हो जाती है। अतः आप क्या कह सकते हैं, अतः पृष्ठ तनाव पृष्ठीय ऊर्जा के क्या होते हैं, आपके यांत्रिक भाग होते हैं, क्या होंगे, यांत्रिक भाग के बराबर होते हैं। अतः यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पृष्ठ तनाव है वो पृष्ठीय ऊर्जा और यांत्रिक भाग के बराबर। यांत्रिक भाग इसलिए का है क्योंकि आप अवशोषित भार से कर रहे हैं। इसे स्वतंत्र पृष्ठीय ऊर्जा भी कहते हैं। इसको आप क्या कहते हैं, स्वतंत्र पृष्ठीय ऊर्जा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आप क्या कर रहे हैं, वायुमंडल से अवशोषित कर रहे हैं और वो उसकी जितनी फ्रेम की इच्छा होगी उतनी ही ऊर्जा अवशोषित करेगी। तो ये कितनी हो जाएगी, किसी पे डिपेंड नहीं हो रही है, इसलिए स्वतंत्र पृष्ठीय ऊर्जा कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया है। प्लीज लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें माय यूट्यूब वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।